तंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वेरिएंट की पहचान सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने की थी। WHO भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में डाल चुका है। इस नए वेरिएंट ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। फिलहाल इसके 2 मामले कर्नाटक में पाए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से संक्रमित संदिग्ध मरीजों की तादाद 28 तक पहुंच गई है। दिल्ली के एक अस्पताल में ऐसे ही बाहर आपको बता दें मरीज भर्ती किए गए हैं। बताया जा रहा है कि उनकी संख्या 12 है। कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के दुनिया में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विशेषज्ञों ने मोदी सरकार से बूस्टर डोज को मंजूरी देने को कहा है। एक बार फिर साल भर बाद दिसंबर माह में कोरोना की लहर का खतरा मंडराने लगा है। विदेशों से मुंबई आए 9 विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमण की जांच के लिए अब तक 28 से ज्यादा सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा चुके हैं। महाराष्ट्र में 10 नवंबर से 30 नवंबर तक मुंबई आए 2868 यात्रियों में से 485 की जांच की जा चुकी है, जिनमें 9 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मध्य प्रदेश में भी पिछले 24 घंटे में 15 नए मामले आए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 8 भोपाल से ही हैं। उधर सबसे पहले कर्नाटक में 2 लोग ओमिक्रॉन से प्रभावित मिले थे, जिनमें से एक विदेशी नागरिक था, जिसे आइसोलेशन में रखा गया। कुछ दिन बाद टेस्ट निगेटिव आने के बाद वो विदेश लौट गया है। दूसरी महिला मरीज खुद भी डॉक्टर है और उसने किसी देश की यात्रा नहीं की है। इन मरीजों को थकावट, बुखार, कमजोरी महसूस होने पर जांच कराई गई थी, जिससे इनके ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला था। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अब तक ऐसे 6 मामलों की पहचान हुई है, लेकिन इन्हें बहुत दिक्कत नजर नहीं आई है, जबकि डेल्टा वेरिएंट से प्रभावित मरीजों में सांस लेने में खासी तकलीफ के लक्षण दिखाई देते हैं। वहीं विदेश से आंध्र प्रदेश में आए 30 लोग लापता हो गए हैं। इनसे मोबाइल नंबर पर भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो राजस्थान में भी दक्षिण अफ्रीका से जयपुर आए परिवार के 4 सदस्य कोरोना प्रभावित पाए गए। हल्के लक्षणों की वजह से ओमिक्रॉन की जांच में कोताही करते हैं, जिससे जांच होने तक प्रभावित मरीज कई लोगों को संक्रमित कर चुके होते हैं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों ने ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर भी प्रवेश पर पाबंदी का विचार चल रहा है। पूरी दुनिया में पिछले 10 दिनों के भीतर करीब 33 देशों में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है और 400 के करीब लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। ब्रिटेन में 32 और अमेरिका के न्यूयॉर्क में 5 मामलों की तस्दीक हो चुकी है। राहत की बात यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ओमिक्रॉन की वजह से दक्षिण अफ्रीका समेत किसी भी देश में मृत्यु दर में उछाल नहीं आया है और डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ये वेरिएंट तेजी से संक्रमण करता है, लेकिन बहुत घातक नहीं है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन वहां के वैज्ञानिक इसके घातक होने के नतीजों से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि ऐसे कहना अभी जल्दबाजी होगी। बहरहाल सभी को सलाह है कि जरूरी सावधानी रखने से परहेज न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो देश पर ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि कई केसेस देश में भी सामने आ चुके हैं। अब बताया भी जा रहा है कि दिल्ली में भी 12 केसेस एक अस्पताल में सामने आए हैं, जबकि इसके अलावा महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहां पे भी केसेस सामने आए हैं। सबसे पहले कर्नाटक में सामने आए थे। दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि वहां पे केसेस सामने आए हैं। दरअसल WHO भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में डाल चुका है। इस नए वेरिएंट ने अब तक भारत में भी दस्तक दी है। फिलहाल इसके 2 कर्नाटक में मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से संदिग्ध संक्रमित मरीजों की तादाद 28 तक पहुंच गई है। दिल्ली के एक अस्पताल में ऐसे ही 12 मरीज भर्ती भी किए गए हैं। तो कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से दुनिया में अब संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जाहिर तौर पे ये अब टेंशन, दिक्कतों को और बढ़ा रहा है। सरकार के सामने एक और चुनौती मुंह बाहें खड़ी हुई है। इस चुनौती का सामना अब कैसे किया जाएगा और बूस्टर डोज कितना महत्वपूर्ण है, इस पे आज हम बातचीत करेंगे। मोदी सरकार इस पे आगे क्या कुछ कार्य करती है, क्या कुछ रोड मैप होता है, क्या सरकार की रणनीति रहती है, और क्योंकि देश पिछले 1 साल 1.5 साल में बहुत उतार चढ़ाव से गुजरा है, आर्थिक तौर पर भी
काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी और उसके बाद एक बार फिर से जब पटरी पर देश आ रहा है, उस बीच ओमिक्रॉन का खतरा कितना ज्यादा बड़ा है, इस विषय पे आज तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद है। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विजय खैरा जी हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। ज्ञान रंजन जी हमारे साथ है, लीडर है कांग्रेस के। डॉक्टर अंशुमान कुमार हमारे साथ हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर है धर्मशिला हॉस्पिटल के। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ हैं, जो कि सीनियर डॉक्टर हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर अंशुमान आपसे, कितना बड़ा खतरा ओमिक्रॉन है देश के लिए? क्योंकि कई मामले दिल्ली में भी सामने आए, कर्नाटक में सामने आए, महाराष्ट्र में सामने आए। अब ये देश के लिए कितना बड़ा खतरा कहा जा सकता है डॉक्टर अंशुमान? नेहा, अभी तक ओमिक्रॉन के जितने मामले आए हैं, साउथ अफ्रीका, इसराइल, उन लोगों ने कम से कम पारदर्शिता के साथ सारे डाटा आउट किए थे और सारे हम लोगों के मतलब ग्लोबल जो डॉक्टर का ग्रुप है उसमें आया था। उसके हिसाब से संक्रमण दर इसमें ज्यादा है, कोई दो मत नहीं है, डेल्टा से 4 गुना ज्यादा है। लेकिन मारक क्षमता ना के बराबर माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम है। बच्चे प्रोटेक्टेड हैं, बच्चों में सिम्टम्स नहीं आए हैं अभी तक। इसलिए अभी तक यही माना जा रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका और साउथ ईस्ट अफ्रीका से हम लोग कनेक्टेड भी रहते हैं। हमारे पुराने पेशेंट जो कैंसर के होते हैं वो भी रहते हैं। उनमें हमने देखा है कि वैक्सीन के प्रति बहुत गलत हेजिटेंसी थी। वैक्सीन उन लोगों के लेने एक उपलब्धता की कहीं कहीं कमी थी और कहीं तो बहुत मेजर हेजिटेंसी थी। तो उनका यही मानना है कि जो वैक्सीन लिए हुए लोग नहीं थे उनमें ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। क्योंकि पहला केस जो हुआ था वो HIV के मरीज में हुआ था, एड्स का मरीज था, उसमें पहला केस जो ओमिक्रॉन का पाया गया था। इस तरह से हमारे देश को अगर देखो तो डेल्टा से हम लोग लड़ चुके हैं। डेल्टा में मारक क्षमता बहुत ज्यादा थी, खास करके फेफड़े के लक्षण, पल्मोनरी सिम्टम्स, ये इसमें नहीं है, एक अच्छी बात है। लेकिन किसी भी चीज को आशंका के तहत मेडिकल साइंस पूरी तैयारी रखता है। जैसे जब कोरोना चालू हुआ था तब हम लोग इसको लाइटली ले रहे थे। आपने देखा सेकेंड वेव में क्या हुआ था। ऐसा नहीं करना है। ओमिक्रॉन के साथ हमारी देश की आबादी घनी आबादी का देश है, तो जो अफ्रीकन जीन है, अफ्रीकन रेस है, उससे हमारा एशियन रेस थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे बिहेव करेगा ओमिक्रॉन हमारे देश में, जब 2-3 हफ्ते का डाटा हमारे पास कलेक्ट हो जाए और पेशेंट का ट्रेंड, किस तरह से पेशेंट हमारा जा रहा है पता चल जाए, तब तक कोई भी कमेंट करना या निग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, तैयारी ना करना, ये उचित नहीं होगा। हमें पूरी तैयारी रखनी है हर तरह की। बिल्कुल तैयारी पूरी रखनी है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, अब सवाल इस बात को लेकर है, डेल्टा प्लस की बात करें, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि डेल्टा और डेल्टा प्लस में डेल्टा प्लस ज्यादा कहीं ना कहीं घातक है। डेल्टा प्लस के बाद ये ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट सामने आया है, ये उससे कितना ज्यादा घातक है या फिर उससे क्या घातक नहीं है? क्या इसकी स्पेशलिटी है, हमें बताइए। और ये इसके सिम्टम्स क्या निकल के अभी तक जो रिसर्च हुआ है निकल के सामने आ रहे हैं? देखिए, डेल्टा प्लस के साथ हमने देखा कि जिस तरह का शुरू में डर था कि ये फैलेगा, उस तरह से वो नहीं फैला और डेल्टा प्लस वेरिएंट की हम लोगों को फिर उसके बाद ज्यादा चिंता नहीं रही, ना वो चर्चा में रहा। लेकिन अगर बात करें ओमिक्रॉन की, तो ओमिक्रॉन में जो म्यूटेशंस दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इसने WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी माना है। जी। और जिस तरह से ये सभी देशों में इस वक्त आप देख रहे हैं कि सभी साइंटिस्ट इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं और सभी जगह इसके मामले जो हैं अब सामने आने शुरू हो गए हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। ये साफ तौर से देखिए ये दिखा रहा है कि अगर आज 30-35 कंट्रीज में इसके केसेस पॉजिटिव आए हैं तो ये काफी व्यापक तौर से फैल चुका है। यानी कि ये वायरस जो है, जो हम बात कर रहे हैं कि ये तेजी से फैलने वाला वायरस है, इसकी कंटेजियसनेस ज्यादा है डेल्टा वेरिएंट से, तो ये तो साफ तौर से देखिए दिखाई दे रहा है कि ये ज्यादा तेजी से फैलने वाला वायरस है। अब जैसे अभी डॉक्टर अंशुमान ने भी बोला कि अभी हमें इस बात पे क्लैरिटी नहीं आई है कि क्या ये वायरस ज्यादा घातक भी होगा, क्या इसमें ज्यादा सिवियर इन्फेक्शंस भी होंगे। और जिस तरह से देखिए अभी हम देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में ज्यादातर यंग लोगों में इन्फेक्शन मिला है, अभी ये बुजुर्गों में और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं उनमें किस तरह से बिहेव करने वाला है, इस चीज के ऊपर आने वाले कुछ हफ्तों में हमें क्लैरिटी होगी। क्योंकि डिजीज का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, साथ ही जिनको डिजीज हो जाती है उनका एक डिजीज प्रोसेस भी होता है जो कि 2 से 4 हफ्ते का समय लगता है। तो वो चीजें जब धीरे धीरे अध्ययन होंगी, सामने आएंगी, तभी उनके ऊपर ज्यादा हम लोग आसानी से बात कर पाएंगे कि ये किस तरह का वायरस है और किस तरह से लोगों में रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन ठीक है डॉक्टर स्वाति, बने रहिए हमारे साथ। मैं फिर लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर विजय खैरा, सवाल इस बात को लेकर है, सर WHO ने तो इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में डाल दिया है, लेकिन क्या सरकार ने भी अपनी प्रायोरिटी में रखा है क्या?
डॉक्टर खेरा। आपने मुझसे प्रश्न किया, मेरी आवाज है? जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। हाँ, जहाँ तक भारत सरकार का सवाल है, जिस दिन से कोरोना शुरू हुआ था उसी दिन से बड़ी सावधानी के साथ इसको पेश किया गया। चाइना से जैसे ही खबर हुई थी उसी वक्त ही प्रधानमंत्री ने उसी दिन एक्शन ले दिया था। लॉकडाउन भी समय से हुआ और दवाई भी समय से हमारे यहाँ वैक्सीन भी बना ली गई, जो कभी हुआ नहीं था। ऐतिहासिक समय में भारतवर्ष ने वैक्सीन बनाई। ये बात हो रहा है कि हमने इफ एंड और जो दूसरे फेज किए हैं राजनीतिक रूप से, वो ना हो इस बार। जहाँ तक इस वायरस का सवाल है, ओमिक्रॉन की जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, एक भारी संक्रमक है। पहले का वायरस जो 8 को करता था या 6 को करता है, ये 1.35 को संक्रमित करता है। आजकल का इस समय का जो रेट है जो बताया गया है। दूसरी बात, WHO ने ये जरूर राहत की एक बात बताई है कि डेल्टा में जो वैक्सीन इफेक्टिव थी वो इस पर भी इफेक्टिव है, अभी तक जो रिपोर्ट है। लेकिन जब तक ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो जाए, वो तो डॉक्टर्स लोग बताएंगे आपको। अभी हमने जितना पढ़ा और समझा है, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर ही हूँ, जितना पढ़ा मैंने समझा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। और सारे प्रदेशों को दवाइयाँ पूरी तरह से मुहैया करा दी गई हैं, उपलब्ध है इस समय। पिछली बार हालांकि पहली बार हमने इस तरह फेस किया था भारतवर्ष ने। भारतवर्ष को दूसरे देशों से वैक्सीन 25 वर्ष तक हम मंगाते रहे वायरस की, वो सब नहीं हुआ इस बार। तो हम लोग सतर्क भी हैं, जागरूक भी हैं। हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने जो कर दिखाया है वो विश्व में अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान के डॉक्टर बधाई के पात्र हैं। हमने कितने डॉक्टरों की जान गंवाई है, रात और दिन 24 घंटे हमने स्वयं दिल्ली में देखा है। पूरे का पूरा एप्रोन पहन के जैसे आते थे, घरों में नहीं पहुंचते थे, रात रात भर बच्चे और बीवियों से, माँ बाप से बाहर मिलके हॉस्पिटल वापस चले जाते थे। ये सब मैंने खुद देखा है। तो हमने अब काफी कुछ सीख लिया है और हमारे डॉक्टर्स भी अब उस तरह से और ज्यादा ट्रेंड हो गए हैं। हमें उम्मीद है कि हम इस बार जरूर पहले से और भी अच्छी तरह से उससे निपटेंगे, जोरदारी से निपटेंगे, पूरी तैयारी से निपटेंगे। ठीक है। तो मेडिकल डिपार्टमेंट भी तैयार है, दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं और सरकार भी सचेत है पूरी तरह से 24 घंटे। ठीक है ज्ञान रंजन जी, सरकार तो कह रही है हम तो पूरी तरह से तैयार है ओमिक्रॉन से निपटने के लिए। आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि सरकार की प्राथमिकता में ये नहीं है, यह विषय ही नहीं है सरकार की प्राथमिकता में? ज्ञान जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है उनको मैंने बहुत गंभीरता से सुना। एक्सपर्ट हैं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, उनको भी सुना, और डॉक्टर धर्मशीला जो है उनको भी मैंने सुना। इन सारी बातों से सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के ये आती है कि हमें अपनी गलती से सीखनी चाहिए और सीखने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ईगो नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे तानाशाही रवैया नहीं आनी चाहिए। अगर हमें पता चल गया कि ओमिक्रॉन वायरस 3 टाइम्स मोर म्यूटेंट है तो हमें उसी स्तर से तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पे हमें ये देखना होगा क्या सच में बूस्टर डोज की जो जरूरत है वो जरूरत को फोकस करें। और पैरेलली जो हमसे गलती पिछले बार हुई सरकारों से कि इसकी जो इकोनॉमिक स्लो डाउन प्रोसेस हुआ उसका एक जो सॉल्यूशन है उसका पहले से ही बैकअप तैयार कर रखे, जिसके लिए मैं 2 चीजों को बहुत महत्वपूर्ण पूर्वक से यहाँ बहुत गंभीरता से भी कहना चाहता हूँ। हमने देखा फर्स्ट लॉकडाउन अनप्लान लॉकडाउन था, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त, कितने लोगों की मृत्यु हो गई, लोग घर को महीनों नहीं जा सके, लोग पैदल रोड पे चलने के लिए चले गए। आपको लगता है सरकार इसके लिए सजग है, गंभीरता से कदम उठा रही है? मैं इसी बात को तो इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर विजय जी, मैं पॉइंट पे आ जाइए ना, आप इतनी भूमिका मत बनाइए, पॉइंट पे रहिए। हाँ, नहीं मैं भूमिका कहाँ बना रहा हूँ, आपका डिबेट है, पॉइंट तो रखूंगा ही ना। क्या मैं बोल दूं कि यहाँ सजग है, सजग नहीं है तो पॉइंट खत्म हो जाएगा एक लाइन में। सर पॉइंट्स में बताइए ना मुझे, तो कहानी कहाँ रहेगी? मैं तो अपनी बात रखूंगा ना, बात रखने के जी रखिए बात रखिए मुझे प्लीज। हाँ, नहीं कहना चाह रहा हूँ, आप देखो कि अनप्लान लॉकडाउन जो हुआ उससे क्या क्या जनजीवन व्यस्त हुआ। अब क्या हुआ? अब हमने जो अभी आपने ही कहा कि हमारी
आर्थिक स्थिति से आपकी रिपोर्ट में अब हम थोड़ा सा उबड़े ही थे कि फिर से ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दिया। तो उस क्या था, कितने सारे जॉब्स गए, कितने लाइव्स गई, बहुत सारे बेरोजगार, जितने छोटे छोटे शॉप्स थे वो बंद हो गए। और तो तब से शुरू से कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ये बोला है कि अभी जो सबसे ज्यादा जरूरत है, हमें हर एक व्यक्ति के अकाउंट में 6 से 10 हजार रुपए फंड ट्रांसफर करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, आप देखोगे कि नेशनल डिजास्टर एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक्ट, ये बिल पास है। नेशनल डिजास्टर एक्ट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने घोषणा की थी, जो भी कोविड से मरे थे, कोरोना के वजह से मरे थे, उनको 4 लाख मुआवजा देना था। अभी तक उसको अचानक ये कुछ डिक्लेयर करते हैं 1 महीने पहले कि नहीं 4 लाख नहीं देंगे, 50,000 देंगे। अब बताइए इससे कहाँ इनकी गंभीरता दिखती है? खैरा साहब जवाब दीजिए। इनके लिए जीवन उतने मायने रखता ही नहीं है। इतना बता दीजिएगा, आप समझिए इस बातों को। जो हमसे पहले बोल रहे थे कौन है? कांग्रेस के नेता है ज्ञान रंजन जी। राइट, अब मेरे बात समझ में आ गई ना, मैं बता देता हूँ। ये जो कह रहे हैं हमें गलतियों से सीखना चाहिए, बहुत अच्छा कह रहे हैं और सीखना चाहिए। सबसे पहले विरोधी राजनीतिक लोगों को, जिस पार्टी से आते उन्हें सीखना चाहिए। जो ये कह रहे थे नकली वैक्सीन है, यानी राजनीतिक गालियां देते देते इन्होंने वैज्ञानिकों को गालियां दे डाली थी इनके नेता ने। किस वैज्ञानिक की बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता? क्या हमारे कैसी बात कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी ने बोला था, सुन लो पहले। यही प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, राहुल गांधी ने ये भी बोला था कि अगर 3 साल तक भी वैक्सीनेशन करके दिखा दे 1 करोड़ से ज्यादा को, तो मेरा गारंटी है, मेरा चैलेंज नहीं हो सकता। ये आप गारंटी की बात कर रहे हैं? क्या बात कर विजय खन्ना जी? चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ जी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे पूछिए छोड़ दो आप बस। किस वैज्ञानिक ने कोविड का वैक्सीनेशन इजाद किया था? का तुम्हें बहुत जवाब भी दिया जनता ने, फिर मिलेगा, अभी फिर मिलेगा जवाब। साइंटिफिक तथ्य रख देता हूँ बूस्टर डोज के बारे में। ओमिक्रॉन 4 हफ्ते पुराना स्ट्रेन है, बहुत पुराना नहीं है। उसके पहले यूनाइटेड किंगडम ने अपने हेल्थ केयर वर्कर को बूस्टर डोज लगा दिया। आज लैंसेट में स्टडी पब्लिश हो गई, जब डोज उन्होंने लगाई उसका रिपोर्ट दे दिया। 3.4 to 28% तक इम्यूनिटी में इजाफा हुआ है जिनको बूस्टर डोज लगा। और अब उन्होंने नॉर्मल अपने पब्लिक के लिए ओपन कर दिया बूस्टर डोज। बूस्टर डोज की आवश्यकता है, लेकिन हमें प्रायोरिटाइज करना है चीजों को। बूस्टर डोज अभी हेल्थ केयर वर्कर जो, क्योंकि हम ओमिक्रॉन इन्फेक्ट करेगा, काफी लोग हॉस्पिटल में आएंगे, तो पहले डॉक्टरों को लगाओ, नर्सों को लगाओ, पहले जो फर्स्ट लाइन में काम कर रहा है। और उससे सेकंड प्रायोरिटी रखिए कि जिन्होंने एक भी डोज नहीं ली है, क्योंकि जैसा विजय साहब कह रहे थे कि पॉलिटिकल बयानबाजी के चक्कर में कई लोग वैक्सीन लिए ही नहीं, कि वैक्सीन नकली है या जो भी अफवाह हो रहा, वो लोग जाके आज से बिल्कुल वैक्सीन फटाफट से लेना चालू करें, फर्स्ट डोज। और जिन्होंने सेकंड डोज मिस की है, सेकंड डोज लें। थर्ड जो मॉडिफिकेशन की जरूरत है, कोविशील्ड में डोज गैप बहुत बड़ा है 3 महीने का। उस डोज गैप का रिसर्च का रिपोर्ट आ गया है, उस डोज गैप को कम कर दें ताकि सेकंड डोज जिन्होंने कोविशील्ड ली थी उसको ले लें। और बूस्टर डोज का मिक्स मैच ट्रायल बेहतर रिजल्ट दिया है, इसलिए बूस्टर डोज कौन सा लेना है ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करके दे दे, पब्लिक पे ना छोड़े कि अपनी ले लें। इसलिए बूस्टर डोज रिकमेंडेड है इवन बिफोर ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन आने पर स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर विजय खैरा जी कर रहे थे कि जो वैक्सीन अभी तक लगाई गई है ये ओमिक्रॉन पर भी असरदार है। क्या अभी तक कोई ऐसा रिसर्च निकल के सामने आया डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी? देखिए, सबसे अच्छी बात भारत की आज ये है कि हम जितने भी बाकी देश हैं उनसे एक एडवांटेज पर हैं, और खास तौर से इस वजह से क्योंकि हमारे यहाँ जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं वो जिस पद्धति से बनी है वो पद्धति हमें वेरिएंट से भी बहुत हद तक सुरक्षा देती है। इसलिए आज हमें अपने कोवैक्सिन का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की तरफ भी बहुत तेजी से ध्यान देने की जरूरत है कि हम उसके प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाएं, ताकि जो हम बूस्टर्स देना चाहते हैं उसमें हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कोवैक्सिन का करें। और अगर आप देखें तो बच्चों के लिए भी कोवैक्सिन को ही अप्रूव किया गया है। ऐसे में मैं जरूर बोलूंगी कि उनको भी ये जो हम हाई रिस्क चिल्ड्रन हैं, जिनको हमें लगता है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जिनको पहले से बीमारियां हैं, उस श्रेणी के लिए भी अब हमें टीकाकरण तेजी से शुरू करने की जरूरत है। सरकार की तरफ से देखिए, अगर मैं देखूं एज ए न्यूट्रल पर्सन अगर मैं बोलूं तो सरकार बहुत अच्छे कदम उठा रही है प्रोएक्टिवली होकर के। जैसे ही ओमिक्रॉन के बारे में पता चला है, आप देख रहे हैं कि सभी जगह स्क्रीनिंग की जा रही है, जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जा रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। साथ ही हमारा जो अपना टीकाकरण अभियान है वो भी बहुत गंभीरता के साथ चलाया जा रहा है। ऐसे में कुछ चीजें अगर हम और एड ऑन कर लें, जैसे अभी डॉक्टर अंशुमान ने बोला कि हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज शुरू कर लें, हम बच्चों के लिए, हाई रिस्क चिल्ड्रन के लिए जो है वो भी वैक्सीनेशन शुरू कर लें, और प्रोडक्शन बढ़ाएं अपनी वैक्सीन का जितना ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखिए आज फाइजर और मॉडर्ना के सामने ये चैलेंज है कि उन्हें नई वैक्सीन उतारने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो मैसेंजर आरएनए बेस्ड वैक्सीन हैं।
लेकिन हमें शायद ये जरूरत ना पड़े, क्योंकि हमारा कोवैक्सीन जो है वो और जिस टेक्नोलॉजी से बना है उसमें पूरे वायरस का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कुछ संशोधन की आगे जरूरत पड़े, लेकिन हम बूस्टर डोज से काम चला सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छा होगा कि हम उसको जो है इम्पोर्टेंस दें, उसे ज्यादा पुश ना करें और जल्द से जल्द एटलीस्ट फ्रंटलाइन वर्कर्स को हम बूस्टर डोज देना शुरू कर ले पैरेलली। तो मेरे ख्याल से हम इस लड़ाई को और बेहतर तरीके से जीत पाएंगे। ठीक है डॉक्टर खेर, आप सवाल इस बात को लेकर है, प्रोडक्शन बढ़ाने की बात अभी डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी कर रही हैं। इनका कहना है कि प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। सर, एक तरफ हम देखते हैं कि देश में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको एक भी डोज नहीं लगी, कुछ ऐसे लोग हैं जिसको दूसरी डोज नहीं लगी, कुछ ऐसे लोग हैं जो लापरवाही अपने आप बरत रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दवाई नहीं मिल पा रही, यानी कि वैक्सीन नहीं मिल पा रही। अब बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं। सर, जब ऐसे लोग जिनको अभी भी वैक्सीन नहीं मिल पा रही या फिर लापरवाही बरत रहे हैं या फिर नहीं ले पा रहे हैं, चाहे कोई भी रीजन हो, ऐसे में बूस्टर डोज की जब बात होती है तो सरकार के लिए कितनी और चुनौती बढ़ जाती है और इसका मुकाबला कैसे किया जाएगा? सर, पहली बात ये बता दूं कि हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन डोजेज है, पर्याप्त है, जितनी हम लगा सकते हैं, जितनी हमें लगाना है इस समय उपलब्ध है और इसकी और भी व्यवस्था की जा रही है। बल्कि हम तो अभी हमारे पास इतना स्टॉक था कि लगाने के बाद हो सकता था कि जरूरत पड़ती तो हम दूसरे देशों को भी भेजने में सक्षम थे, इसलिए उसकी कोई चिंता नहीं है। और दूसरा सर, फिर ऐसे लोग क्यों हैं जिनको एक भी डोज नहीं लगी? जहाँ तक बूस्टर और डोज नहीं लगने का सवाल है, जो लोग नहीं लगवा रहे हैं, जिन्होंने नहीं लगवाया है, अब एक ही चारा है और सरकार उसको अपना रही है। जैसे कोई ट्रेन में चलना चाहता है, कोई बस में चलना चाहता है, उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो नहीं जा पाएगा। अगर मॉल में जाना चाहता है, उसको एंट्री नहीं मिलेगी अगर उसने डोज नहीं लगवाया है। तो अब इस तरह के उपाय हैं जो सरकार अपनाने का प्रयास कर रही है और शुरुआत कर दी है। हालांकि इसका भी विरोध करने वालों ने तो करना ही है कि हमें चढ़ने नहीं दिया बस में, हमें जाने नहीं दिया, अब ये करो वो करो। अगर उसी समय ये साथ मिलता हमें दूसरे लोगों का भी सबका, तो हम शायद और अच्छी स्थिति में आज होते, सबको लग गए होते। डोजेज जो नहीं लगवा रहे हैं उनको लगवाने के लिए ये कंपलसरी कुछ उपाय सुझाए गए हैं और शुरू भी कर दिए गए हैं। और जबरदस्ती बसेस के ऊपर, स्टेशन के ऊपर उत्तर प्रदेश में तो अब उतार के जिन पर जरा भी शक है या जो नहीं दिखा रहे उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। ये नई एक प्रथा कल से शुरू हो चुकी है। ठीक है, बूस्टर डोज की बात करिए सर। अच्छा, अब रहा बूस्टर का सवाल। ठीक है, तो जैसा अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, देखिए 2 डोजेज में भी सुरक्षा है और काफी सुरक्षा है। तीसरे डोजेज में और सुरक्षा हो जाती है। जैसे यूएसए ने बूस्टर डोज चालू कर दिया है, जो लोग आ जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, उन लोगों को तो लग के ही बाहर निकलने दिया जा रहा है। बूस्टर डोज चालू हो गया यूएसए में, हमारे यहाँ भी चालू हो जाएगा। लेकिन फ्रंट लाइन वर्कर्स लगवाएंगे भी, डॉक्टर्स लगवाते भी है। जब लोग डर रहे थे तब सबसे पहले डॉक्टर्स नर्सेज ही आगे आए थे। जिस समय इसके खिलाफ एक षड्यंत्र रच के एक बात फैला दी गई थी, फिर भी डॉक्टर्स आए और उसी कारण फिर लोगों ने लगवाना शुरू किया कि अब तो डॉक्टर्स ही लगवा रहे हैं। तो एक उससे एकदम से लोगों में भी जोश आया। तो अब ये बूस्टर डोज भी अंशुमान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, 100% सही है। पैरामेडिकल वर्कर्स, मेडिकल वर्कर्स एंड डॉक्टर्स जो इसके टच में हैं, उन्हें तो तुरंत ही लगा देना चाहिए। इस तरफ भी सरकार विचार कर रही है क्या बूस्टर डोज को लेकर? हाँ, और बूस्टर डोज से ज्यादा जो आप दूसरी बात कर रहे हैं, जिनको नहीं लगा, वो भी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो ज्यादा खतरे में रहेंगे जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाया है। जिस तरह से हमें डेल्टा से सुरक्षा है, 2 डोजेज के बाद अगर अटैक भी होता है तो लोगों लीथल फैटल नहीं होता है, लोगों की जान पर नहीं बनाती है। तो इसी तरीके से अगर डेल्टा पर इफेक्टिव था और अभी ये अंदाजा है कि इस पर भी इफेक्ट रहेगा, ओमिक्रॉन पर भी इफेक्ट रहेगा, तो इस बात की उम्मीद है कि 1 या 2 डोज लगने वाले लोग कम से कम जीवन नहीं गंवाएंगे और सुरक्षित रहेंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ज्ञान रंजन जी। ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटती हूँ खेरा साहब, मैं लौटती हूँ आपके पास। ठीक है, ज्ञान रंजन जी, क्या लगता है आपको कि हमने कोरोना की फर्स्ट वेव देखी, सेकंड वेव देखी, उसके अंदर जाहिर तौर पे कुछ खामियां थी जिस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कईयों की मौत हो गई। ऐसे में अब ओमिक्रॉन की वजह से एक और लहर ना आए, हालांकि काफी संख्या में जो लोग हैं वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो उसकी संभावना भले ही कम हो, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि अगर उस तरह की लहर दोबारा देश में आती है तो क्या सरकार ने वो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो कि उस वक्त भी उठाने चाहिए थे? अब क्या तैयारी सरकार ने की है, क्या आपको लगता है? नेहा जी, मैं बस एक चीज बहुत इम्पोर्टेंटली बोलना चाहता हूँ और बहुत धैर्यपूर्वक मैं समझूं कि बीजेपी के प्रवक्ता सुने मुझे। आज सभी चैनलों पे
और न्यूज पे एक बहुत प्राइम ब्रेकिंग न्यूज टाइप का चल रहा है कि आज कोविड के केसेस कितने आए, 9,216 आज के डेट में, लगभग 9,000, यानी 10,000 से 8-9,000 का 1,000। आप चीज को समझिए, मृत्यु दर कितनी थी, 319, 319 लोगों की मौत हुई। यहाँ पे दो डॉक्टर बैठे हुए हैं, दोनों डॉक्टर वो दर्द समझते हैं। मेरे घर में भी 3-4 डॉक्टर समझता हूँ, क्या उन्हें प्राइमरी किट तक अवेलेबल होता है सरकारी हॉस्पिटलों में? फर्स्ट वेव हो या सेकेंड वेव हो या ओमिक्रॉन, लोगों ने अपने हिसाब से जान हथेली पे धर के, जो होते ना डॉक्टर धरती पे भगवान के रूप, उस तरह के उन्होंने काम किया और डर से घर नहीं जाते थे। ये नहीं कि सेवा भाव से, क्योंकि उन्हें वो सुविधा नहीं थी, उन्हें डर लगता था कि उनके परिवार ना संक्रमित हो जाए, इसलिए वो सप्ताह महीने वहां बाहर रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मेरी बात को ये इनको लगता है राजनीतिक है, अगर जान बचाने के लिए मुझे बोलना पड़े और इनको लगता है ये राजनीतिक बातें हैं, तो ये राजनीतिक बातें समझें, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं ये बोलूंगा अभी भी, और पहली प्रायोरिटी है लाइफ से, एक जीवन कीमती है, और सबसे ज्यादा इस रेस में किसी की लाइन की जीवन कीमती है तो फ्रंट लाइन जो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो कंपाउंडर हो, कोई भी हो डॉक्टर के भी अलावा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ, ऑक्सीजन। मैंने देखना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा किल्लत लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, ऑक्सीजन की स्कैरसिटी। इस बार भगवान न करे हो, जिस तरह से ऑक्सीजन प्लांट की इनॉग्रेशन हुई है, होपफुली वो सुचारू रूप से चले और उसकी व्यवस्था करे, और टेम्पररी सबसे पहले इंडस्ट्रियल सप्लाई ऑक्सीजन को लिमिट कर दिया जाए, ताकि वो वाले ऑक्सीजन हम हॉस्पिटल को डायरेक्ट कर सके। क्योंकि सबसे ज्यादा सेकेंड वेव में तो सबसे ज्यादा महामारी, सबसे ज्यादा आतंक जो फैलाता था, लॉस not a sufficient amount of oxygen. The doctors, everyone knows, every channel has debated on this. कि ऐसा है। सबसे और तीसरी बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आदमी या जो डॉक्टर्स हैं या उनके परिवार हैं, किसी कारणवश वो संक्रमित हो जाते हैं और दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, तो जो एक्ट है, उस एक्ट के तहत जो उन्हें फ्रंटलाइन वॉरियर घोषित किया है, उनकी जो सुविधाएं दी गई है कि उनके परिवार को उनके बाद उनका देखरेख किया जाए, वो अभी तक 8,800 करीब डॉक्टर हैं जिन्हें आज तक जो फ्रंटलाइन वॉरियर के तहत उनको जो LIC मिलने थी, पैसे मिलने थी, आज तक LIC तक का पैसा नहीं मिला। देखो नेहा, जो डॉक्टर की ट्रेनिंग है, संजोग से पैनल में 3 डॉक्टर हैं। ये समझ सकते हैं जो MBBS की हमारी ट्रेनिंग होती है, उसी में एक जुनून और जज्बा भर दिया जाता है। बेशक आप किस एंगल से देखते हो मतलब नहीं है, लेकिन उसमें डर इसका नहीं था। डर ये था कि वायरस अनसुलझी पहेली जैसा था। कोरोना वायरस के बारे में पूरे विश्व को कुछ नहीं पता था, कैसे रिएक्ट करेगा, क्या दवाई होगी, कुछ भी नहीं पता था। इवन प्रोटेक्शन लेवल तक का पता नहीं था। पीपी किट की जो हम चर्चा कर रहे हैं, पहले स्टिच पीपी किट आता था, बाद में हुआ कि लेजर स्टिचिंग करनी चाहिए क्योंकि इस होल से कोरोना वायरस एंटर करता है। तो इस तरह के चेंजेस हुए। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन काफी मात्रा में है। उस समय डॉक्टरों ने जो ये दिखाया कि अगर मैं रिस्क पे हूं तो मेरे घर वाले रिस्क पे ना आए। जैसा खेरा साहब ने कहा, ज्ञान साहब ने भी कहा कि लोग घर नहीं जाते थे अपने घर वालों को बचाने के लिए। ये डर ज्यादा था, न कि अगर डॉक्टर की जान चली जाए, क्योंकि डॉक्टर से अब उम्मीद करें तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन डॉक्टर ले सकता है, उससे ज्यादा कोई ट्रेड नहीं है। कैसे डॉनिंग करना है, कैसे पीपी किट पहनना है, कैसे मास्क लगाना है। तो अगर डॉक्टर ही डर जाएगा इस चीज से, फॉर एग्जाम्पल आर्मी को आप बॉर्डर पे भेजें और कहे कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा क्योंकि सामने से गोली आ रही है, तो ये नहीं था। डॉक्टर उस समय और उस वक्त मुझे लगता है कि सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी डॉक्टर संक्रमित हो रहे थे, ये हम लोगों ने भी देखा। एग्जैक्टली यही हुआ था। प्रिकॉशन लेने के बाद संक्रमित, जिसकी बाद में लैंसेट में रिपोर्ट पब्लिश हुई कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न भी है, सिर्फ टच और इससे नहीं होता है। पहले क्योंकि यही चल रहा था, टच सरफेस से होता है, बाद में वो एयरबॉर्न। तब पाया गया कि जो डॉक्टर बहुत घंटे तक आईसीयू में या कोरोना वार्ड में रह रहे हैं, उनमें एयरबॉर्न संक्रमण भी हुआ, और जो कि और पब्लिक में भी हुआ, जिसके कारण हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन में पहुंचे। तो इसलिए ये कयास पे नहीं चलना चाहिए। मेडिकल साइंस बिल्कुल तथ्य पे चलता है, फैक्ट बताइए और क्या रिपोर्ट आई रिसर्च के। इसलिए टाइम टू टाइम मेडिकल में ईगो नहीं होती, हम लोग चेंज करते हैं। अगर आज ये हम पा रहे हैं, समय के साथ अनुसंधान जो हमें बताता है, शोध होके जो भी निकलता है, हम उसको बदलते हैं। ठीक है,
डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है, हमने देखा था फर्स्ट सेकंड लहर में बेड्स की कमी थी, जो हॉस्पिटल है उसमें लोगों को एडमिट नहीं किया जा रहा था, क्रिटिकल सिचुएशन के बावजूद भी लोग घर में ही रहना पसंद कर रहे थे क्योंकि हॉस्पिटल्स के हालात अच्छे नहीं थे। उस वक्त किस किस चीजों की दिक्कतें थी, कहाँ पे कमियां थी, और क्या लगता है कि उन कमियों को दूर करने की फिलहाल आवश्यकता है, या काफी हद तक ये जो पीरियड रहा बीच का उसमें सरकार ने ऐसा बेहतर काम किया है जिसके आधार पर हम तीसरी लहर से निपटने के लिए अपने आप को तैयार मानते हैं? देखिए, बिल्कुल नेहा, अभी जो ज्ञान रंजन जी ने बोला मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि आज जो मृत्यु हो रही है वो किसी मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं हो रही, क्योंकि खास तौर से आज की अगर बात स्वाति जी एक मिनट स्वाति जी प्लीज, स्वाति जी एक मिनट, स्वाति जी मैंने ये नहीं कहा कि मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से मृत्यु हुई थी, प्लीज अगर आपको ये नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं। आई नेवर सेड दैट। आपने कहा कि जो हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है, और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हमारे सरकार। क्यों आप ये नहीं मानते कि बहुत सारे हॉस्पिटल ने डिक्लेयर किया था कि ऑक्सीजन नहीं है, बहुत सारे लोगों ने ये नहीं कहा कि घर पे। स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये कहा संसद में, ये कहा है मनसुख मंडाविया ने कि हम तो ऑक्सीजन का टैंकर भेज रहे थे दिल्ली सरकार के पास ही, वो उस ऑक्सीजन को लेने के लिए टैंक्स नहीं थे, तो इसमें हम क्या करें? ये बात आज रखी है मनसुख मंडाविया ने। बिल्कुल डॉक्टर, और मैं डॉक्टर स्वाति को ये भी बोलूंगा कि पूरे देश से जब ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो बाहर की कंट्री से ऑक्सीजन क्यों लाई गई? आप सिर्फ दिल्ली की बात करो, पूरे देश के प्रवक्ता बीजेपी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे डिबेट हो रही है, ज्ञान रंजन जी, वो डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। डॉक्टर स्वाति नहीं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। मैं आपकी बात को रख रहा हूँ कि ये पूरे मेडिकल नेग्लिजेंस का मतलब वो नहीं था कि डॉक्टर कोई कमी कर रही है। ठीक है, उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर मैं आती हूँ आप लोगों के पास। फिर मैं ठीक है नेहा जी एक मिनट, मैं सॉरी डॉक्टर स्वाति, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, मेरा ये मतलब नहीं था कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस है, मैं हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी वो नेग्लिजेंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है डॉक्टर स्वाति, आप अपनी बात पूरी करिए। ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर स्वाति। देखिए, आपने बोला 390 मृत्यु हो रही है, ये 390 मृत्यु की जो आपने बात करी वो आज की तारीख की बात करी, आपने तीसरी लहर की बात नहीं करी। और आप तीसरी लहर 390 की बात कर रहा हूँ। आपको ये भी समझना जरूरी है कि डेल्टा वेरिएंट की घातकता जो है वो कहीं ज्यादा है। सारे बोला ये बात अपने बात में, सभी जगह डेल्टा वेरिएंट से आप देख रहे हैं कि मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। फिर भी अगर भारत की बात करें तो भारत ने काफी अच्छे तरीके से, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने, सरकार ने साथ देकर के हम लोगों ने इस मुसीबत से बाहर निकले हैं। लेकिन जब बात आती है तीसरी लहर की तो मैं जरूर ये बात मानती हूँ, और सरकार भी लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रही है, और मैं किसी एक सरकार के लिए नहीं बोल रही हूँ, भारत में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, और अगर देखा जाए तो सभी राज्य सरकारों ने तैयारी करी है तीसरी लहर के लिए कि अगर अब ये तीसरी लहर आती है, अगर हमारे बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं, अगर हमें बेड की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और ये तो साफ हो ही गया है कि हमें ऑक्सीजन की तैयारी रखनी जरूरी है, तो मेरे ख्याल से सभी राज्य सरकारों ने इसकी तैयारी करी है। एक पेंडेमिक फटीग होता है जो लोगों में भी आता है, सरकारों में भी आता है, लेकिन जिस तरह से अभी ओमाइक्रॉन की दस्तक हो गई है, मुझे लगता है हर किसी को इस वक्त प्रोएक्टिव होने की जरूरत है, और हर जितनी भी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, हर किसी ने जो भी तैयारी करी थी उसको अब हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। हमें ड्राई रन करके देखने की जरूरत है कि जो तैयारियां हमने करी हैं वो हमारी कितनी दुरुस्त हैं। अगर हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं तो क्या वो चल भी रहे हैं या केवल देखने के लिए हैं? अगर हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? तो ये जरूर मुझे लगता है कि हर राज्य सरकार इस वक्त ये चाहेगी कि उनके लोग परेशान ना हो, और जो मंजर उन्होंने देखा और जिस तरह से उनके ऊपर भी लगातार सवाल उठाए जनता ने, वो नहीं चाहेंगे कि दोबारा से जनता ये सवाल उठाए या उनके लोग परेशान हो और किसी की भी मृत्यु हो। तो हर तरह से मुझे लगता है कि ये प्रयास किया जाएगा सभी के द्वारा कि इस तरह से कोई मंजर सामने ना आए। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि हमें जहाँ तक हमने सबक दूसरी लहर से सीखा है उसको तो हमें करना ही है। हमें और आगे भी सोचने की जरूरत होगी कि हमें और किन चीजों की तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि हम तीसरी लहर में उन चीजों से ना जूझे। क्योंकि एक बात का जवाब दे दूं, अभी जो कह रहे थे उसका जवाब दे दूं। जिन लोगों ने 25 वर्ष तक पोलियो की वैक्सीन नहीं बना पाए, 45 वर्ष तक BCG की वैक्सीन नहीं बना पाए, वो बात कर रहे हैं वैक्सीन की। अब हमसे लापरवाही हो गई है।
दूसरी बात, मैं सर, नहीं कोरोना की नेहा जी मुझे वैक्सीन इसका आपने जवाब बना देने दी दीजिए। क्या? नेहा जी मुझे इसका जवाब देने दीजिए। नहीं, कोरोना की इनसे वैक्सीन आपने बनाई थी। एक सेकंड ज्ञान रंजन जी, एक सेकंड रुक जाइए। ये क्या बात कर रहे हैं? पता है अपने ही देश के जो बीसीजी साइंटिस्ट ने यहाँ के बनाया था, मुझे एक डॉक्टर का नाम बताया, एक साइंटिस्ट का नाम बताया जो एक सर, ये किसी सरकार को जाती है क्या इसका क्रेडिट? इनको कैसी बात कर रहे हैं? बता तो रहे हैं, यही तो हर चीज का क्रेडिट सरकार के लिए। मैं ये पूछता हूँ 1800 डॉक्टर, मैं इनसे भी एक जवाब पूछता हूँ 1600 डॉक्टर, जब जुलाई के पार्लियामेंट में पूछा गया कि कितने डॉक्टर्स की जान गई फ्रंटलाइन वर्कर के, तो जूनियर हेल्थ एक मिनिस्टर की बात रखिए ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पहले नहीं, खैरा जी को नहीं, बात नहीं, रखने दीजिए, फिर नहीं, मैं आती हूँ आपके पास। मैं आपके पास आती हूँ सर, मैं रोकूंगी उन्हें, टोकूंगी जहाँ मुझे लगेगा। नेहा जी, मुझे बोलने दीजिए। आप एक सेकंड रुक जाइए ज्ञान रंजन जी। खैरा साहब, ऐसे नहीं सर, खैरा जी, ऐसा नहीं चलेगा सर, ऐसा नहीं। मुझे ये बताइए, कौन से बीजेपी के नेता ने कोरोना की वैक्सीन को बना दिया, बताइए। नेता नहीं बात बोलते हैं, नेता बनवाता है। मोदी जी गए थे साइंटिफिक, अच्छा मोदी जी बनवाए क्या दिया? ऐसा कौन सा ज्ञान दे दिया वैज्ञानिकों को? सर मानी चाहिए, डॉक्टर से ही बैठे हुए सर मानी चाहिए। इंकरेज किया मोदी जी ने, मेडिकल मोदी जी ने इंकरेज करने से होता है ये? कैसी बात कर रहे हैं? पूरे दुनिया जानता है कि कहाँ वैक्सीन की इजाद हुई, बतानी पड़ेगी ना। और एक नाम बता दीजिए, क्यों नहीं उससे नोबेल, क्यों नहीं सर उसको देखिए, रतन इसमें अवार्ड राजनीति ना ही करे तो बेहतर है सर। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, मुझे लगता है ये देश की जनता का मुद्दा है और जनता की लाइफ का मुद्दा है, जीवन का मुद्दा है सर। नेहा जी मुझे मौका इसमें दीजिए। राजनीति नहीं। नेहा जी ज्ञान जी बात, ठीक है, ज्ञान जी को रखने दीजिए। तो उनको जवाब तो देना होगा। देखिए नहीं, मुझे बोलने दिया नेहा जी प्लीज। आपके टीवी के ऊपर हम बैठे हैं तो इन्हें सच ही बोलना पड़ेगा यहाँ बैठ के। ठीक है, ज्ञान जी रखिए। आपने इंजेक्शन खैरा साहब सुन लेते हैं, आप सुन लेते हैं सर, ऐसे नहीं होता। नहीं, वो आदत है इनको। आपने कहा कैसी आदत है? झूठ बोल के जुमलेबाज सरकार तो आप हैं। आप ये बताइए, आपने बोला कि हम डॉक्टर को 50 लाख का बीमा देंगे। आज के डेट में आपने सदन में बोला कि हम डॉक्टरों की खैरा साहब ठीक है सर, बोल चुके हैं आप, बोल चुके हैं। ज्ञान जी को बात रखने दीजिए, ऐसे नहीं, जैकेट नहीं दी थी, ऐसे नहीं सर। ठीक है सर, ठीक है। अब सवाल पूछा है तो जवाब भी रखने दीजिए ना सर। बीच में बोल रहे तो प्रश्न आया ना, छोड़ दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। ठीक है नेहा जी देखिए, जहाँ तक बच्चों का सवाल है, इस पर वर्कआउट करना है। इस उम्र में वर्कआउट करना है, 2 साल से वर्कआउट कर रहे हैं। क्रेडिट ले लिया कि बीजेपी ने वैक्सीनेशन बनाया है। WHO के आदेश और प्रस्ताव का इंतजार है हम लोगों को। सर बहुत लेट कर दिया ना, अब तो नए वेरिएंट आ रहे हैं, अभी तक आप नहीं, ये बहुत लेट हो गया। ज्ञान रंजन जी को बात रखने दीजिए, ठीक है। मैं बताता हूँ, यहाँ पे 3 डॉक्टर हैं, अंशुमन जी भी, विजय खेड़ा जी भी डॉक्टर हैं। मुझे ये बताइए कि आज भी आशा फैमिली डॉक्टर की जो फैमिलीज हैं 1600 डॉक्टर, मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताता हूँ कि पार्लियामेंट में जब जुलाई में पार्लियामेंट चल रही थी तब वहां पूछा गया कि कितने डॉक्टरों की मौत हुई, तो पता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ और जूनियर हेल्थ मिनिस्टर ने क्या कहा कि हम ऑक्यूपेशन वाइज डेटा नहीं रखते हैं। तब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बोला कि 1600 डेथ हुई है। जिनको 50 लाख का बीमा देना था उनमें से 85 क्या 90% लोग, मैं बताऊं तो एग्जैक्ट डेटा 1385 लोगों को अभी तक 50 लाख का बीमा नहीं मिला है। नर्सेज हैं। आपको लगता है बीजेपी अब शांत रही है, मुझे बोलने दिया जाए। आप जब बोल रहे थे शांति से सुन रहा था, शांति से सुनिए। आप राजनीति कर रहे हैं तो मैं बताता हूँ राजनीति क्या होता है। कहाँ गए डॉक्टर? क्या पैनल पे बैठे हुए डॉक्टर्स, उनको कहाँ समझना है फिर आपके प्रति? डॉक्टर्स बताएंगे ना। मैं बता रहा हूँ 1600 डॉक्टर, मैं बता रहा हूँ इंडियन मेडिकल यही विडंबना है सर इस देश की, जहाँ बात इंसानियत की होनी चाहिए, इंसान के जीवन की होनी चाहिए। ये विडंबना है सर इस देश की कि यहाँ पे भी राजनीति होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। नहीं, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।